सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अन्नम भट्ट द्वारा विरचित तर्क संग्रह की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष में तर्क संग्रह को रखा गया है। तर्क संग्रह की हमने विगत दिनों में कई कक्षाएं ली, जिनमें हमने यह देखा कि 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। उन 7 प्रकार के पदार्थों में प्रथम पदार्थ है वो द्रव्य होता है, और वो जो द्रव्य है उन द्रव्यों के अंदर हमने पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इन 9 द्रव्यों का द्रव्य में समावेश किया जाता है। हमारी कक्षा का प्रारंभ हुआ था पदार्थ की परिभाषा से। पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, यह समझाते हुए मैंने आपको द्रव्य का अर्थ बताया। उसके बाद में हमने जो पृथ्वी आदि जो 9 द्रव्य है उनके लक्षण के बारे में और उनके भेदों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा विगत कक्षाओं में की थी। आज हम सभी द्रव्य पदार्थ का जो प्रथम भेद है वो हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ का द्वितीय भेद है वो है गुण। गुण के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। गुण के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत कक्षा में हमने गुण की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि 7 जो पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इन 7 पदार्थों में गुण केवल द्रव्य में ही रहता है। इसलिए हमने देखा था कि जो पृथ्वी द्रव्य है उसका गुण क्या होता है? गंध होता है। उसके बाद में अप का क्या होता है? शीतलता। ठीक है, तो तेज का उष्ण। इसलिए प्रत्येक द्रव्य का एक एक गुण होता है। इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि गुण केवल द्रव्य में ही रहते हैं। द्रव्य के अतिरिक्त जो 6 पदार्थ शेष रह गए उनमें गुण नहीं रहता है। एक न्याय है, गुणे गुणान अंगीकारात्। इस न्याय से यह सिद्ध होता है कि जो पदार्थ का जो दूसरा भेद है गुण, गुण के अंदर भी गुण नहीं रहते हैं। तो आपको यह समझना है कि द्रव्य केवल द्रव्य में जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। तो आज हम सभी गुणों के बारे में पढ़ेंगे और हम यह देखेंगे कि गुण कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी प्रकारों में गुण का क्या क्या लक्षण है उसके बारे में आज हम सभी चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले सारणी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये आपके गुण वाला कॉलम है। अब देखिएगा, गुण का मैंने सामान्य अर्थ बताया, रिपीट करने के हिसाब से बता देता हूँ। गुण केवल द्रव्य मात्र में रहते हैं और किसी पदार्थ में नहीं रहते हैं। ठीक है, गुण में भी गुण नहीं रहते हैं। गुणे गुणान अंगीकारात्, इस नियम से। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको कोई पूछ ले कि गुण की परिभाषा क्या है, गुण का सामान्य लक्षण क्या है, तो द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम, जो द्रव्य और कर्म से अलग है, अतिरिक्त है, उसको क्या कहा जाता है? सामान्य द्रव्य कहा जाता है। वही क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। अब देखिएगा, यदि आपकी परीक्षा में ऐसा पूछा जाए कि गुणाः कति सन्ति, तो आप क्या लिखोगे? 24 ही गुणाः सन्ति। देखिएगा, ये लिखा हुआ। इसका अभिप्राय यह होता है कि गुण 24 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको देखो अभ्यास करवाऊंगा। पहला गुण होगा रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्काराः। तो ये 24 प्रकार के गुण होते हैं। आप इनको गिन सकते हैं कि रूप, रस आदि जितने हैं ये सभी गुण हैं। तो आप सभी ने यह देखा होगा कि जब हम पृथ्वी आदि जो 9 द्रव्य है
उन सभी 9 द्रव्यों में से जो गुण थे वो 24 गुणों में से लिए गए थे। जैसे पृथ्वी का गुण कौन सा होता है? गंध होता है ना, तो देखो ये लिखा हुआ गंध लिखा हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने जैसे आकाश का गुण क्या होता है? शब्द होता है, तो ये देखो शब्द। तो जितने भी गुण होते हैं इस संसार में वो समस्त गुण इन 24 गुणों के अंदर आते हैं। इस प्रकार से हमने गुण का अर्थ और गुण के भेद के बारे में हमने पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक गुण का क्या क्या लक्षण होगा और कितने उनके भेद होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम जो गुण है वो है रूप। कौन सा गुण है? रूप। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा रूप। अब देखो रूप का लक्षण क्या बता रखा है? रूप चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणो रूपम, जिसका चक्षु मात्र से ग्रहण होता है उसको कहते हैं रूप। आप थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आपको इसका अर्थ स्वतः समझ में आ जाएगा। चक्षु का अर्थ होता है आंखें। हमारी जो आंखें होती है ना, इनको क्या कहा जाता है? चक्षु कहा जाता है। चक्षु मात्र केवल आंखों से जिस गुण का ग्रहण हो उसको कहा जाता है रूप। आपके समझ में आ गया है ना? किसी का भी रूप ग्रहण करने के लिए हमें हमारी आंखों की जरूरत होती है। जो व्यक्ति चक्षु विहीन है वह रूप का ग्रहण नहीं कर सकता, सामान्य सी बात है। तो जिसका आंखों से ग्रहण हो उसको क्या कहा जाता है? रूप कहा जाता है। देखो कितनी तार्किक परिभाषा के माध्यम से रूप की परिभाषा दी गई है। अस्तु, अब देखिएगा यहाँ पे मात्र लिखा हुआ है, चक्षुर मात्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मात्र पद यदि नहीं लिखते तो क्या हो जाता? अब देखिएगा, जैसे मान लो कि आप कोई संख्या देखते हैं, कहीं पे लिखी हुई संख्या, या कहीं गिनते हो आप 1 2 3 4 ऐसे संख्या, तो उसका भी आंखों से ग्रहण होता है। तो जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ये संख्या होती है, क्या ये भी क्या रूप है क्या? तो देखो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि कोई व्यक्ति यदि चक्षु विहीन है, प्रज्ञा चक्षु है, उसकी आंखें नहीं है, तो वह व्यक्ति गिन तो सकता है ना। वह व्यक्ति स्पर्श करके बता देगा कि इस कक्षा में 15 चेयर्स या 15 टेबल्स है। कैसे बताएगा? वो छू करके देख लेगा। तो इसलिए कहने का अभिप्राय क्या है कि जिसका चक्षु, केवल चक्षु से जिसका ग्रहण हो, हाथ आदि से नहीं। अंधा व्यक्ति क्या करता है? हाथ लगा के काउंटिंग कर सकता है, पर जो रूप होता है, किसी भी प्रकार का कोई कलर होता है, सफेद कलर होता है, वह तो आंखों के द्वारा ही क्या होगा? ग्रहण होगा। आप सब विद्यार्थियों की आंखें बंद करवा के आप कृष्ण कलर, जो काला कलर है, उसका कितना भी वर्णन कर दो, वह विद्यार्थी नहीं जान पाएंगे कि हकीकत में काला कलर क्या होता है। काले कलर को जानने के लिए उनको कृष्ण वर्ण देखना ही होगा। जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, अपने मन में संप्रत्यय नहीं लगा सकेंगे कि हकीकत में कृष्ण वर्ण, कृष्ण रंग होता क्या है। समझ में आ गया ना? तो कुल मिला के बात यही है, जिनका आंखों से ग्रहण हो उनको क्या कहा जाता है? रूप कहा जाता है। अब देखिएगा, सप्त प्रकाराः, रूप के 7 भेद होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आए ना, रूपस्य कति भेदाः सन्ति, आप क्या लिखोगे? रूपस्य सप्त भेदाः सन्ति। अब वो सप्त भेद कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पहला है शुक्ल। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद, श्वेत वर्ण होता है ना, उसको कहा जाता है शुक्ल। उसके बाद में नील, नीला होता है। पीत, पीला होता है। रक्त, लाल होता है। हरित, हरा होता है। उसके बाद में कपिश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कपिश। कपिश होता है ना, कपिश में होता है, देखो ये लिखता हूं आपके में, कपिश। कपिश जो वर्ण है उसमें काला और पीला, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, मिश्र करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? कपिश कहा जाता है। उसके बाद में आता है चित्र। चित्र का मतलब होता है चितकबरा। चितकबरी गायें होती है ना, वो वर्ण होता है चित्र। तो कुल मिला के बात है, रूप के 7 भेद होते हैं। पहला शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, 7 प्रकार हो गए। उसके बाद में देखो क्या है, यह जो रूप है ना,
मैंने क्या कहा था कि गुण होते हैं वो द्रव्यों में होते हैं। अब हमें यह भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन से द्रव्य में ये जो गुण बताए ना 7, ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स वह पृथ्वी जल और तेज में रहता है। ध्यान से सुनना, ये जो रूप है ना वो 3 द्रव्यों में रहता है। कितने द्रव्यों में रहता है? केवल 3 द्रव्यों में रहता है। आप याद रखोगे, पहला पृथ्वी में रहता है, दूसरा जल में रहता है, तीसरा तेज में रहता है। तो 3 प्रकार के द्रव्यों में रूप रहता है। इन 3 के अतिरिक्त जो बच गया उनका कोई रूप होता ही नहीं है। जैसे इसके बाद में से वायु है, तो वायु का कोई रूप नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायु नहीं लिखा है। आकाश का भी कोई खाली जगह होती है, उसका क्या रूप होता है? उसका रूप नहीं होता, क्योंकि हम आंखों से, अपनी चक्षुओं से उनका ग्रहण नहीं कर सकते। आपके समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा, तो कुल मिलाकर बात यही है कि गुण होता है ना, कौन सा गुण? रूप गुण होता है। वो केवल पृथ्वी, जल और तेज में ही रहता है। इनके अतिरिक्त जो आकाश आदि जो भी द्रव्य होते हैं, उन सभी द्रव्यों में रूप नहीं रहता है। अब देखो, पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। ये जो है ना, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, ये 7 प्रकार के रूप पृथ्वी में स्थित रहते हैं। एक बात बताओ, आप जितने भी प्रकार के वर्ण ले लो, रंग ले लो, वो सभी के सभी 7 रंग पृथ्वी में विद्यमान है। आपने देखा होगा, हमारे भारत देश की मिट्टियों के भी कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। लाल मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी होती है। तो कितनी प्रकार की मिट्टियां, इसी प्रकार से पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो फ्रूट्स है, फल है, वो भी कितने वर्ण के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी कई प्रकार के जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, वो 7 प्रकार से विद्यमान रहते हैं। वो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या कहा कि पृथ्वी के अंदर 7 प्रकार के क्या रहते हैं? रूप रहते हैं। आपके समझ में आ गया? उसके बाद में जल के अंदर कौन सा वर्ण रहता है? शुक्ल रहता है। ये 6 नहीं रहते, केवल शुक्ल रहता है। अब जो शुक्ल वर्ण है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अभास्वर, एक होता है भास्वर। देखो, भास्वर पद का अर्थ होता है चमकीला, ब्राइटफुल होता है ना, चमकीला। एक तो सफेद होता है, बिल्कुल चमकीला। एक होता है अभास्वर, जो चमकीला नहीं होता है, चमक से रहित होता है, उसको अभास्वर शुक्ल। तो जल और तेज में रूप का जो पहला भेद है ना, शुक्ल, वो रहता है। अंतर सिर्फ इतना है कि शुक्ल के 2 भेद होते हैं। भास्वर शुक्ल जो चमकीला, जो सफेद है, वो तो रहता है तेज में। तेज का मतलब होता है ना, जो लाइट आदि होता है। तो आपने यह देखा होगा, अग्नि का भी तेज होता है। तो उनमें जो रहता है वो चमकीला रहता है। सूर्य का प्रकाश देखिएगा, एक प्रकार से उसमें भी क्या होती है? श्वेत वर्ण होता है, परंतु चमकीला होता है। उसके बाद में जल में, अब जल भी सफेद होता है, परंतु आप कहेंगे जल तो रंगहीन होता है। फिर भी यदि ऐसा देखा जाए तो जल का जो वर्ण होता है वो सफेद ही होता है, शुक्ल होता है, परंतु अभास्वर, वो चमकीला नहीं होता है। इस प्रकार से हमने रूप के बारे में हमने जाना। मैं पुनः बता दूं विद्यार्थियों, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, जिसका आंखों से जिसका ग्रहण हो वो रूप कहलाता है। 7 प्रकार के रूप होते हैं, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित और कपिश और चित्र। 7 प्रकार के रूप होते हैं। पृथ्वी में 7 प्रकार के रूपों का समावेश होता है। और जो कम चमकीला अभास्वर सफेद है वो जल में रहता है, और चमकीला जो सफेद है वो तेज में रहता है। इस प्रकार से हमने 24 गुणों में से प्रथम भेद है कौन सा? रूप। उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा आगे, रूप हो गया। रूप के बाद में आता है रस। क्या आता है? रस। रस के बारे में आपने सुना है ना कई बार कि इसका रस ऐसा है ना। तो देखो क्या है, रसना ग्राह्यो गुणो रस है। रसना ग्राह्यो गुणो रूपम रस है, ये इसकी परिभाषा है। अब आप ध्यान से देखिएगा
कि रसना बोलते हैं जिह्वा को। ये जो हमारी जीभ होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? रसना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के किसी भी अंग से आपको रस का पता नहीं चल सकता। आप हाथ लगा के बता सकते हैं क्या कि यह मीठा है या नमकीन है या खट्टा है या तीखा है? आप नहीं बता सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपनी जिह्वा के अग्रभाग में उस खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, और खाद्य पदार्थ रखते ही आप बता दोगे कि ये खारा है या मीठा है। समझ में आ गया? तो रस की बड़ी तार्किक अच्छी परिभाषा यह बताई है, रसना ग्राह्यो गुणो रस है। एक ऐसा गुण जिसका रसना से जिसका ग्रहण हो, जिह्वा के द्वारा जिसका ग्रहण हो, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? रस कहलाता है। समझ में आ गया? रस की आपको परिभाषा याद हो गई ना? जिसका जीभ से ग्रहण होता है उसको क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। वह 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6। ध्यान रखो, रूप 7 प्रकार के होता है। रूप कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। नेट जेआरएफ की परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि रूप कितने प्रकार के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थी क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं ज्यादातर। हमें याद रखना है, रूप है वो 7 प्रकार के और रस 6 प्रकार के। अब हमारी जो जिह्वा से जो हमें रस का पता चलता है वो 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है मैं बता देता हूं आपको। देखिएगा, पहला होता है मधुर। मधुर बोलते हैं मीठे को। मीठा जो रस होता है आपकी जिह्वा से पता चल जाता है कि यह मीठा है या नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मधुर रस कहा जाता है। बाद में होता है अम्ल। अम्ल बोलते हैं खट्टे को। किसको बोलते हैं? खट्टे को। नींबू होता है ना, तो नींबू जब आप जिह्वा के अग्रभाग में रखोगे आपको पता चल जाएगा ये खट्टा है। लवण, लवण जो नमक होता है खारा, उसको क्या बोलते हैं? ये भी लवण रस है। कटु कड़वा, कषाय कसेला, तिक्त तीखा। अब देखो ये 6 प्रकार के रस है, मतलब हमारी जीभ से केवल इन 6 प्रकार के रसों का पता चलता है। आप संसार के कितने भी पदार्थों को लेके आइएगा, जिह्वा से तो पता केवल इनका ही चलता है। इसलिए आपने विज्ञान में देखो पढ़ा होगा ना कि जैसे उसमें क्या होता है कि अम्ल और जो क्षार होता है 2 प्रकार के बांट रखा है। उनको सभी पदार्थों को जीभ से तो नहीं चखा जा सकता। कई ऐसे केमिकल होते हैं जिनको अपनी जिह्वा के स्पर्श करते हैं तो जिह्वा को नुकसान पहुंचता है, व्यक्ति मर भी सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, अलग केमिकल मिला करके बता देते हैं। यदि वो लाल हो जाता है तो यह खट्टा है या मीठा है। पीएच मान भी बना रखा है क्षार के लिए आपकी मॉडर्न साइंस के अंदर। तो इस प्रकार से क्या है कि ये 6 प्रकार का जो रस है वो ये कहलाते हैं। और ये रस है ना, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी में ये 6 भेद पाए जाते हैं। अर्थात ये जो है ना मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये 6 प्रकार है। पृथ्वी में 6 के 6 भेद पाए जाते हैं रस के। देख लो जितनी भी खाद्य पदार्थ है, चाहे नींबू हो, नींबू आसमान से थोड़ी टपकते हैं कोई, न जामुन भी आसमान से नहीं टपकते हैं, वो तो पृथ्वी से होते हैं। इसलिए कितनी सही परिभाषा बताई है, कितना सही यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि 6 के 6 रस पृथ्वी में होते हैं। इसलिए आप देखिएगा बहुत प्रकार के फल होते हैं, वो 6 प्रकार के रसों से युक्त होते हैं। उसके बाद में जल में केवल मधुर रस ही पाया जाता है। अब देखो जो जल होता है, जल में केवल मधुर रस ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि जो रस है, रस केवल पृथ्वी और जल में ही रहता है। उसके अलावा कितने बच गए? जो 7 प्रकार के जो द्रव्य बच गए उनमें रस का अभाव रहता है। तो पृथ्वी में 6 प्रकार से रस रहता है, जल में केवल मधुर रस ही पाया जाता है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, कई जगह हम देखते हैं कि खारा पानी निकलता है, समुद्र में खारा पानी होता है। तो अब आप यह सोचेंगे कि मैं तो यह बता रहा हूं कि जल में केवल मधुर पाया जाता है, तो वहां पे खारा पानी क्यों निकलता है, या समुद्र में खारा पानी क्यों रहता है? इसका कारण यह है प्रिय विद्यार्थियों कि जब हमारी पृथ्वी की संरचना में कई ऐसे क्षारीय पदार्थ रहते हैं, वो जल के संसर्ग में आ जाते हैं, जल में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए जल का वैसे गुण तो क्या होता है, मीठा ही होता है। खारे पानी को भी आप गर्म करके या रासायनिक पदार्थों से आप उसका मीठा पानी बना सकते हैं। समझ में आ गए ना?
पर मीठे पानी में आप नमक डाल दो तो वो खारा हो जाएगा। पर मूल जो जल की जो प्रकृति है वो तो मधुर ही है। आपके समझ में आ गया ना? तो जल में केवल एक प्रकार का रस पाया जाता है, वो है मधुर। बाकी आप उसके अंदर बहुत सारी नींबू मिला दो तो वो खट्टा हो जाएगा, नमक मिला दो तो वो नमकीन हो जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी और जल में रस पाए जाते हैं। अब जो नींबू आप उसमें मिला रहे हैं, किसमें? जल में मिला रहे हैं, तो नींबू वो किसका है? वो भी पृथ्वी का है, जल से तो आया नहीं वो। आपके समझ में आ रहा है ना? इसलिए उसका पृथ्वी के अंतर्गत ही समावेश हो जाता है। इस प्रकार से हमने रसना के द्वारा जिसका ग्रहण हो उसको कहा जाता है रस। ये छह प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। रस पृथ्वी में 6 प्रकार से रहते हैं, जल में केवल मधुर रूप में ही रहता है। समझ में आ गया आपके अच्छे से? अब देखो आगे क्या, गंध। गंध किसको बोलते हैं? अब देखो, घ्राण ग्राह्यो गुण गंध है। घ्राण बोलते हैं नाक को, जिघ्रति इति घ्राण, जिससे सूंघा जाए उसको क्या बोला जाता है? घ्राण बोला जाता है। तो देखो बड़ी अच्छी परिभाषा और तार्किक लक्षण दिया हुआ है गंध का। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध है, जिसका नाक से ग्रहण हो उसको कहा जाता है गंध कहा जाता है। आपने देखा होगा जब हमें जुकाम होती है तो हम किसी का गंध का ग्रहण नहीं कर सकते। हमारे सामने किसी भी प्रकार की स्मेल हो हम उसका ग्रहण नहीं कर पाते। कारण क्या? आपको जुकाम लगी हुई रहती है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो उस समय भी नाक है, फिर हमें सुगंध का पता क्यों नहीं चलता? इसका कारण यह होता है कि हमारी नाक में श्लेष्मा जो झिल्ली होती है उस पर सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमें गंध का हमें क्या पता नहीं, अभिज्ञान नहीं होता है हमें गंध का। वस्तुतः नाक से ही गंध का क्या होता है? ग्रहण होता है। अब नाक में किसी कारण विकार आ जाए तो उसके गंध का ग्रहण नहीं हो सकता, पर वस्तुतः नाक के द्वारा ही उसका जिसका ग्रहण हो उसको क्या कहा जाता है? गंध कहा जाता है। अब देखो गंध द्विविध है। गंध 2 प्रकार की होती है, सुरभि ही असुरभि ही। सुरभि कहते हैं सुगंध को और असुरभि कहते हैं दुर्गंध को। 2 प्रकार की गंध होती है, सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी होती है। अब देखिएगा, अब आप आगे देखेंगे कि ये जो गंध है वो कहाँ कहाँ पे होती है? गंध पृथ्वी मात्र वृत्ति। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, मैं शायद भूल गया हूँ कि यहाँ पे आपको ये लिखना है कि पृथ्वी मात्र वृत्ति केवल पृथ्वी में ही रहती है। कहाँ पे रहती है? ये पृथ्वी में ही रहती है। ठीक है। गंध जो 9 द्रव्य है उन 9 द्रव्यों में केवल पृथ्वी में ही रहती है। उसके अतिरिक्त गंध कहाँ नहीं हो सकती? पानी में गंध नहीं हो सकती, ठीक है, वायु में भी गंध नहीं हो सकती। तो आपको यह ध्यान रखना है। और पृथ्वी में सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी होती है। अब आपके मन में यदि यह जिज्ञासा उठती है कि जैसे मान लो हवा होती है, हवा के अंदर कभी बहुत अच्छी खुशबू आती है, कोई पुष्पों के संसर्ग से कोई हवा आती है, तो जिस प्रकार का पुष्प होता है उसी की गंध उसमें हवा में आती है। तो आप कहोगे तो हवा में भी गंध होती है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जो पुष्प है, पुष्प की जो गंध है वो भी पृथ्वी की ही है, और पृथ्वी की जो गंध है वो उस हवा के संसर्ग में आ गई, इसलिए उस हवा के अंदर वह गंध या सुगंध या दुर्गंध आ जाती है। वस्तुतः प्रकृत रूप में हवा के अंदर किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है। आपके समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार और जैसे आप कोई से भी उदाहरण ले लेते हैं जिनमें गंध नहीं होती है। गंध तो केवल किसमें ग्रहण होता है? गंध में। गंध का केवल ग्रहण होता है, वो होता है केवल पृथ्वी में ही होता है। पृथ्वी में सभी प्रकार की गंध का ग्रहण होता है। अस्तु, इस प्रकार से जिसका नाक से जिसका ग्रहण होता है उसको क्या कहा जाता है? गंध कहा जाता है। अब देखिएगा
हम सभी गुण पढ़ रहे हैं, आपको आप याद रखना, हम सभी गुण पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हमने रूप को पढ़ा, रस को पढ़ा, उसके बाद में हमने गंध को भी पढ़ लिया। गंध के बारे में बताया, जिसका नाक से ग्रहण होता है। सुगंध और दुर्गंध दो भेद होते हैं। यह गंध गुण है, केवल पृथ्वी द्रव्य में ही रहता है। अब देखिएगा आगे है स्पर्श। स्पर्श किसको बोलते हैं? टच को बोलते हैं ना, किसी को टच करते हैं उसको स्पर्श कहते हैं। तो जो स्पर्श गुण है उसका तार्किक लक्षण क्या है? त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण है। त्वक बोलते हैं त्वचा को। किसको बोलते हैं? हमारी जो स्किन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? त्वक बोला जाता है। त्वक इंद्रिय, अब ज्ञानेन्द्रियां है ना, 5 ज्ञानेन्द्रियों में त्वक त्वचा का ग्रहण होता है। त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्य, त्वचा इंद्रिय है, उसके द्वारा जिसका ग्रहण होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्पर्श कहा जाता है। सीधी सी बात यही है कि आपको कोई स्पर्श करता है, तो आपको यदि कोई स्पर्श करता है तो आपकी त्वचा के द्वारा पता चलता है कि मुझे किसी ने स्पर्श किया है। यदि आप रात को सो रहे हो और आपके पैर के अंगूठे के पास में किसी कीट या पतंगे ने आपको टच किया है, तो आपको झटित ही पता चल जाएगा कि किसी ने स्पर्श किया है। उसका कारण क्या होता है? आपकी त्वचा में स्थित जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो आपके मस्तिष्क को सूचित कर देती है, वो त्वचा के माध्यम से हमें पता चलता है। तो जिसका त्वचा मात्र इंद्रिय से जिसका ग्रहण हो उसको क्या कहा जाता है? स्पर्श कहा जाता है। वह 3 प्रकार का होता है। देखो, आपको स्पर्श है ना, 3 प्रकार का ही होता है। किसी भी वस्तु को आप किसी के भी स्पर्श करके देख लो, वह 3 प्रकार का होगा। एक होगा शीत, ठंडा होगा, या उष्ण, उष्ण का अर्थ हो गया गर्म होगा। उसके बाद में अनुष्णा शीत का मतलब न गर्म न ठंडा, गुनगुना होता है ना। तो आपको 3 प्रकार से आपके स्पर्श हो सकता है। आप किसी भी वस्तु को स्पर्श करके देख लो, या तो वो ठंडा होगा, या वो गर्म होगा, या अनुष्णा शीत, न गर्म होगा न ठंडा होगा। इस प्रकार से स्पर्श के 3 भेद हो जाते हैं। अब ये जो स्पर्श है ना, वो कहाँ रहता है? वो रहता है एक तो देखो रहता है इसमें पृथ्वी में और वायु में। पृथ्वी और वायु वैसे 9 द्रव्य होते हैं, इन 9 द्रव्यों में केवल पृथ्वी और वायु में ही स्पर्श नामक गुण रहता है। पृथ्वी में तो देखो शीत, ठंडा भी रहता है, तेज भी रहता है, उष्ण भी रहता है। आपके समझ में आ रहा है ना? ठंडा रहता है तो पृथ्वी में रहता है। पृथ्वी के अंदर आप देखते हैं कि कई प्रकार के ऐसे पदार्थ जो ठंडे रहते हैं वो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। तेज, उसके बाद में पृथ्वी में कैसा रहता है? शीत रहता है, तेज में उष्ण। अब देखो, ये जो स्पर्श है वो पृथ्वी में रहता है शीत, तेज में रहता है उष्ण, और पृथ्वी और वायु में अनुष्णा शीत रहता है। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया? पृथ्वी, तेज और वायु, इन तीनों में स्पर्श नामक गुण रहता है। पृथ्वी में रहता है शीत, तेज में रहता है उष्ण, जो तेज होता है उसमें गर्म रहता है। उसके बाद में पृथ्वी और वायु में अनुष्णा शीत, न गर्म न ठंडा। इस प्रकार से पृथ्वी में शीत और अनुष्णा शीत रहता है, वायु में केवल अनुष्णा शीत रहता है, उसके बाद में तेज में उष्ण रहता है। इस प्रकार से ये जो स्पर्श है, स्पर्श जो 3 प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार पृथ्वी, तेज और वायु में रहता है, जिसके भेदों के बारे में हमने चर्चा की थी। इस प्रकार से स्पर्श का हमने लक्षण देखा, जिसका त्वचा इंद्रिय से जिसका ग्रहण हो। 3 प्रकार का शीत, उष्ण, अनुष्णा शीत, पृथ्वी, तेज और वायु में ये तीनों भेद रहते हैं। इस प्रकार से आज हमने 4 गुण पढ़े हैं। रूप पढ़ा, रस पढ़ा, गंध पढ़ा, स्पर्श पढ़ा। चारों की अलग अलग इंद्रियां हैं। रूप का ग्रहण होता है चक्षु से, रस का ग्रहण होता है रसना जिह्वा से, उसके बाद में गंध का ग्रहण होता है नाक से, और स्पर्श का ग्रहण होता है त्वचा से। ठीक है, रूप के भेद होते हैं 7, है ना। उसके बाद में रस के भेद होते हैं 6, गंध के भेद होते हैं 2, स्पर्श के भेद होते हैं 2। आपके समझ में आ गया। इस प्रकार से
रूप है, रूप कहाँ कहाँ रहता है? रूप पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। रस किस में रहता है? रस पृथ्वी और जल में रहता है। गंध केवल पृथ्वी में रहता है। स्पर्श पृथ्वी, वायु और तेज में रहता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने रूपों के बारे में चर्चा की थी, जिसके भेदों के बारे में, जिसके लक्षणों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। यदि आपके परीक्षा में इसकी व्याख्या आती है तो मैंने आपको विस्तृत बता रहा हूं, तो आप व्याख्या भी कर सकते हैं, आप इसका लक्षण भी लिखते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। अग्रिम कक्षा में और जो गुण बचे हुए हैं, अवशिष्ट गुणों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।